नमस्कार सभी साथियों को एक बार फिर से आपके अपने YouTube परिवार पर स्टडी मेटल फॉर एग्जाम पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले ग्रेड थर्ड यानी लेवल फर्स्ट की जो एग्जाम है उसमें जो विवादित प्रश्न है यानी समथिंग 19-20 से प्रश्न है जो मिल रहे हैं विवादित प्रश्न है, जिसमें से कम 3-4 ऐसे प्रश्न है जो 100% जो बोनस या तो वो डिलीट होंगे या वो बोनस मिलेंगे। अब कौन कौन से हैं उस पर डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। तो 20% विवादित है लेवल फर्स्ट के अंदर, तो आप आराम से अंत तक वीडियो देखिए, सब जो सॉल्यूशन है वो आपको बता देगा और जिसकी कट ऑफ है समथिंग कितनी जाने वाली उसके भी अपन अनुमान लगा सकते हैं। और ऑफिशियल आंसर की कब तक आएगी अधीनस्थ बोर्ड की और रिजल्ट कब तक आएगा, तो संबंधित सारे प्रश्नों का जो है डाउट है उस वीडियो के अंत तक आप आराम से देखेंगे। तो अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करते हो, पास में बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि आगामी जो भी नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको मिल सके। यहाँ पर आप फर्स्ट क्वेश्चन दे सकते हो, जैसे ये है मनहारी टिब्बा। यहाँ पर पूछ रहा है ये क्या है, एक मतलब किस क्षेत्र का खनन क्षेत्र है। तो यहाँ पर बात करें अपन तो इसमें सबसे पहले देखो एक प्राकृतिक गैस और ये पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस दोनों में कन्फ्यूजन होता है, लेकिन ज़्यादातर अगर संभावना की बात करें तो प्राकृतिक गैस ज़्यादा संभावना निकलती है। तो अपने हिसाब से तो प्राकृतिक गैस होना चाहिए। देखो अधीनस्थ बोर्ड क्या मानता है, बाकी कई कोचिंग वाले पेट्रोलियम को भी मान सकते हैं और कई इसमें प्राकृतिक गैस को बता रहे हैं। इसके दो ऑप्शन निकल रहे हैं, तो ये एक आप कह सकते हो ये डाउटफुल क्वेश्चन मान सकते हो इसको, है ना। तो दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो सबसे बड़ा विवादित क्वेश्चन ये आ रहा यहाँ पर कि कवर सेन में किसी कोई इसमें जो पता रही है कि राजस्थान एयर की शुरुआत किस वर्ष की गई, तो इसमें कोई 1948 मान रहा है तो कोई 1958 मान रहा है। बाकी हालांकि जो हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताब देखें, ठीक है, तो उसमें ये बताया गया कि 1948 में कंवर सेन के द्वारा जो राजस्थान एयर की है उसकी ये रूपरेखा या प्रारूप तैयार किया गया है। लेकिन 1958 में है ना, तब उसमें गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा वहाँ पर उन्होंने इसकी जो क्या है कि शुरुआत की गई, ठीक है, वो कह सके उद्घाटन किया गया था। तो हालांकि उद्घाटन की बात करें तो 1958 आता है, और जब 48 में बात करें अपन तो वहाँ पर इसमें ना कंवर सेन के द्वारा इसके प्रारूप तैयार गया, तो शुरुआत वहीं से मानी जाती है। तो यहाँ पर अपन मान सकते हैं फिलहाल तो 1948 देखे बोर्ड अधीनस्थ बोर्ड है वो क्या मानते हैं। बाकी 90% तो चांस इसके 1948 के लग रहे हैं, ठीक है। बाकी अलग अलग कोचिंगों के अलग अलग है, इसके भी दो आंसर निकल रहे। हालांकि कोचिंगों के माध्यम से कई कोचिंग ये बता रही, कई कोचिंग ये बता रही, तो ये भी एक डाउटफुल क्वेश्चन आपको मान सकते हो। अगला क्वेश्चन सबसे बड़ा क्वेश्चन डाउटफुल ये है, इसमें क्या बता रहा है कि बीसल देव रासो किण भाद्रो काव्य है। अब इस किण भाद्र काव्य में कोई वीरस बता रहे और कई प्रेम वर्ष बता रहे। अब बात करें अगर प्रूफ की, पुख्ता प्रूफ है ना, तो उसमें आप देख सकते हो जैसे वीर काव्य है तो क्लास 10th की राजस्थान अध्ययन की बुक है उसमें वीर काव्य बता रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक है तो उसमें प्रेम काव्य बता रहे, ठीक है। लेकिन वही आप पर अगर आप बात करें रासो, तो रासो एक वीर काव्य होता है, ठीक है, क्योंकि रासो के अंदर वीरता का वर्णन किया जाता है। तो अपन इस हिसाब से देखें तो वीर काव्य होना चाहिए। बाकी ये 100% डाउटफुल क्वेश्चन है और या तो इसमें बोनस मिलेगा या क्वेश्चन ये डिलीट होगा, ये चांसेस इसमें बढ़ रहे हैं। बाकी ये भी एक डाउटफुल क्वेश्चन है क्योंकि इसमें भी एक प्रेम काव्य और वीर काव्य के लेकर दोनों विवादित जो क्या उसके ऑब्जेक्शन है, ठीक है। इसके भी दो आंसर आ रहे हैं। अगले हम बात करते हैं सबसे बड़ा आदिकालीन क्वेश्चन ये है कि आदिकालीन चारण शैली रचनाकार नहीं है। अब इसमें देखो कई बादल ढाडी को बता रहे, कई वज्रसेन सूर्य को बता रहे, श्रीधर व्यास को बता रहे। तो यहाँ पर देख सकते हो ये इसमें जो तीन ऑप्शन निकल रहे हैं आंसर, तो इसमें अपने हिसाब से अगर देखें ना तो वज्रसेन सूर्य होना चाहिए, क्यों ये तीनों है ना, ये तीनों तो चारण शैली के है। बादल ढाडी तो प्रथम चारण शैली का जो रचनाकार माना जाता है। वज्रसेन सूर्य वो बहुत पुराना रचनाकार था, वो चरण शैली का नहीं माना जाता है। तो इस अपने हिसाब से तो ये होना चाहिए, देखते हैं बोर्ड क्या मानता है। बाकी कई कोचिंग वाले इसको बता रहे हैं, कई बादल डाडी को बता रहे हैं, कई श्रीधर व्यास को बता रहे हैं। ये भी एक ऑब्जेक्शन डाउटफुल क्वेश्चन अपन मान सकते हैं। अब एक क्वेश्चन ये है भारत रेल का जो रेल का मुख्य उद्देश्य क्या था। अब इस हिसाब से अपने इसके तो अलग अलग क्वेश्चन निकल रहे हैं। कई सबसे ज़्यादा कोचिंग वाले बोल रहे हैं कि राजा और उनके शाही स्थानों के बीच जो बीते हुए युग है उनको पुनः दर्शाने हेतु जो भारत को रेल का मुख्य उद्देश्य माना जाता है। कई इसके बता रहे हैं कि घरेलू पर्यटन को प्रोत्साहन देना, कई बता रहे हैं रेल यात्रा को प्रोत्साहन देना। अब देखो अलग अलग डाउटफुल है, ठीक है, अलग अलग कोचिंग वाले अलग अलग बता रहे। बाकी इसका जो अगर अपन देखें पुख्ता, तो इसमें घरेलू पर्यटन को प्रोत्साहन देना संभावित माना जा रहा है कि ये हो सकता है, ठीक है। बाकी देखते हैं अधीनस्थ बोर्ड की जब आंसर क्या आएगी तब उसमें क्या मानते हैं, ठीक है। बाकी ये भी एक डाउटफुल क्वेश्चन है। यहाँ पर देख सकते हो राजस्थानी लोक साहित्य दिठ शू हरजस कहीं है। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि हरजस कहीं है, हरजस एक क्या चीज़ है। तो इसमें देखो पावड़ा और लोकगीत और लोकगाथा, अब इसमें कन्फ्यूजन कहाँ पर है, एक तो लोकगीत में और एक लोक गाथा में। लेकिन जब मानते हैं इसका जो 100% आंसर तो लोकगीत ही होगा। तो ये भी एक डाउटफुल क्वेश्चन है क्योंकि
मुझे लग रहा है अधीनस्थ बोर्ड भी लोकगीत मानेगा, क्योंकि हरचस भी एक लोकगीत ही है, लोक गाथा नहीं है। ठीक है, तो ये भी आप डाउटफुल क्वेश्चन है, कहीं लोकगीत बता रहे तो कोई लोक गाथा मान के बैठे हैं, तो ये भी एक डाउटफुल क्वेश्चन मान सकते हो आप। इसके अलावा अपन देख सकते हैं यहाँ पर देखिए, अब समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत खंड स्तर का जो सर्वोच्च पदाधिकारी कौन होता है। अब इसमें देखो समग्र शिक्षा, तो इसमें तो क्वेश्चन का आंसर तो ये होना चाहिए, लेकिन कहीं कहीं भी ये बीओ मान रहे हैं, लेकिन आंसर तो ये सीबीओ होना चाहिए। हालांकि ठीक है, मेरे द्वारा भी बीओ किया गया है, लेकिन अब इसमें देखो सीबीओ ही होना चाहिए। कोचिंग के अलग अलग वाले अलग अलग आंसर मान रहे हैं। ठीक है, ये सर्व शिक्षा अभियान का माना जाता है, लेकिन ये है ना जो अब समग्र शिक्षा अभियान के तहत तो सीबीओ ही होना चाहिए। देखते हैं अधीनस्थ बोर्ड भी यही मान सकता है, उम्मीद है। अब देखो डाउटफुल क्वेश्चन है, अधीनस्थ बोर्ड की जो ऑफिशियल आंसर की आएगी तब हमें पता चलेगा कौन कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर बना गया है। ठीक है, तो बाकी तो ये डाउटफुल क्वेश्चन थे। और बता दूं डाउटफुल में अब एक मरू राष्ट्रीय उद्यान का आ रहा है कि किस जिले में अवस्थित है। अब इसमें कई कोचिंग वाले दावा कर रहे हैं कि जैसलमेर, कई को कर रहे हैं बाड़मेर, कई अगर बात करें तो बोल रहे हैं बाड़मेर और जैसलमेर दोनों में। तो देखो जैसलमेर में 1900 के समथिंग, और ये बाड़मेर में शायद 1262 के समथिंग किलोमीटर के समथिंग ये फैला हुआ है। ठीक है, अब विस्तार ज़्यादा किसमें है, 1900 जैसलमेर के अंदर 1900 वर्ग किलोमीटर में। तो अगर हम मान सकते हैं, बाकी मरू राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है, एक ही जिले का पूछा तो सबसे ज़्यादा होगा जैसलमेर में, तो यहाँ पर जैसलमेर आंसर हो जाएगा। लेकिन अभी बात करें तो बाड़मेर भी उस अवस्थित है वो, लेकिन कम भाग है, यानी 1262 1900 से ज़्यादा थोड़ा कम है। तो अगर इस क्वेश्चन में ऑप्शन के हिसाब से देखें ना तो जैसलमेर उत्तर होना चाहिए। बाकी देखते हैं, डाउटफुल क्वेश्चन है, मुझे लगता है ये या तो इसमें बोनस मिलेगा या इसमें डिलीट होने की संभावना। अगर एग्जैक्ट उत्तर माना तो जैसलमेर ही मान सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें, राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल संस्थान कहाँ पर स्थित है। अब इसमें देखो डिजिटल यूनिवर्सिटी और डिजिटल संस्थान से संबंधित ये क्वेश्चन है फिनटेक। अब फिनटेक से संबंधित बात करें तो फिनटेक संस्थान जयपुर के अंदर, और राजीव गांधी फिनटेक जो यूनिवर्सिटी है वो आपके जोधपुर में। अब जोधपुर और जयपुर दोनों में कन्फ्यूजन है, कहीं जोधपुर करके है कहीं जयपुर करके है। ठीक है, अब देखते हैं अधीनस्थ बोर्ड क्या मानता है। ठीक है, हालांकि इसमें जो क्वेश्चन के हिसाब से राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल संस्थान तो जोधपुर होना चाहिए, लेकिन अब देखते हैं अधीनस्थ बोर्ड क्या मानता है, सब सारा खेल उस पर है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हो पद्मश्री राजस्थान के किस खेल के खिलाड़ियों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब देखो सबसे बड़ा ये है, हालांकि इसमें देखो ना तो इसमें इंग्लिश की जो लैंग्वेज है और हिंदी की लैंग्वेज में काफ़ी डिफरेंट आ रहा है ना। तो खिलाड़ियों को किस खेल के खिलाड़ियों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो नौकायान, तीरंदाजी, एथलेटिक्स, निशानेबाजी, चारों खेल है उनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया जा चुका है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन की लैंग्वेज देखो इंग्लिश वाले की, मोस्ट प्लेयर्स फ्रॉम द राजस्थान हैव द विन जो 100 विथ पद्मश्री अवार्ड, यानी सर्वाधिक मोस्ट प्लेयर्स, यानी सर्वाधिक तो निशानेबाजी हो सकता है। ठीक है, तो ये एक डाउटफुल क्वेश्चन हो गया इसमें। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये एक डिलीट होने वाला और एक बोनस वाला, या तो इसमें ऑब्जेक्शन वाला क्वेश्चन है तो इसमें डिलीट और बोनस दोनों में से एक चांस बनता है। अब देखते हैं अधीनस्थ बोर्ड क्या मानता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कागज जो प्लानर बोर्ड के पीछे चिपका रहता है। अब इसमें देखो कोई सोख्ता कागज को लेकर, कोई अस्तर को लेकर, कोई रेगमाल को लेकर, अलग अलग कोचिंग वाले चारों ऑप्शन को बता रहे हैं। कोई रेगमाल को बता रहे हैं तो कोई सोख्ता को बता रहे हैं। अब देखो बोर्ड के आंसर क्या आती है ना तब उस पर क्या आता है। बाकी शिक्षण विधियों के जितने भी जो क्वेश्चन डाउटफुल है उसमें तो भाई साहब जब अधीनस्थ बोर्ड के आंसर की आएगी ना तभी पता चलेगा शिक्षण विधियों का आंसर एग्जैक्ट क्या है, क्योंकि शिक्षण विधियों का आंसर चारों ऑप्शन नहीं निकल रहे, आंसर चारों ऑप्शन सही निकल रहे समथिंग। ठीक है ना, अलग अलग कोचिंग वाले अलग अलग आंसर बता रहे हैं। ठीक है, और उस हिसाब से देख सकते हो आप जब अधीनस्थ बोर्ड की आएगी जो आंसर की आएगी। तो हालांकि इसमें ये पूरा डाउटफुल क्वेश्चन ही अभी क्या बता सकते हैं, जब अधीनस्थ बोर्ड की आएगी तब हम देखेंगे इसमें राइट आंसर इसका जो एग्जैक्ट है वो क्या होता है। अब अगला क्वेश्चन ये है आपके यहाँ पर आ रहा है, यह रहा कि मानदंड संबंधित मूल्यांकन से निर्देशन। अब इसमें देखो मानदंड संबंधित मूल्यांकन निर्देशन के अंत में परीक्षण का उपयोग किया जाता है, तो संरचनात्मक तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, मानक संबंधित मूल्यांकन के निर्देशन के अंत में योगात्मक परीक्षण किया जाता है, ये तो यहाँ पर क्वेश्चन देखो अंत में योगात्मक मूल्यांकन होता है, सही बात है। यहाँ पर के मानदंड संबंधित मूल्यांकन के निर्देशन के दौरान योगात्मक मूल्यांकन नहीं होता, तो यहाँ पर यह भी गलत हो गया। मानक संबंधित मूल्यांकन से निर्देशन के दौरान संरचनात्मक मूल्यांकन किया जाता है, यहाँ पर भी ये सही होगा। अब देखो इसमें हालांकि होना तो ये चाहिए, बी और डी दोनों सही आ रहे हैं, तो ये डाउटफुल क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब कहीं बी ऑप्शन करके आए हैं कहीं सी ऑप्शन करके आए, तो दोनों ऑप्शन सही हो रहे हैं। यहाँ पर दो ऑप्शन कट के लगे, यानी कि इसके दो उत्तर निकले, तो ये भी एक डिलीट होने वाला क्वेश्चन है और इसमें भी एक बोनस मिलने की संभावना है। अब देखते हैं अधीनस्थ बोर्ड क्या मानता है।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वाचन की विश्लेषणात्मक विधि में निम्न में से कौन सी जो विधि है वो असंगत है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो संगत है, तो इसमें देखो कई अभ्यर्थी है जो ध्वनि करके आए हैं, तो कई वाक्य विधि करके आए। अब देखते हैं अधीनस्थ बोर्ड क्या मानता है, यानी शिक्षण विधियों का है। कई कोचिंग वाले ध्वनि बता रहे हैं तो कई वाक्य भी बता रहे हैं, ठीक है। तो अब अधीनस्थ बोर्ड की जब ऑफिशियल आंसर क्या आएगी तब हम मान सकते हैं इसमें क्या है, तो बाकी इसमें तभी अपन कुछ कह ही नहीं सकते, ठीक है। तो यहाँ ये भी एक डाउटफुल क्वेश्चन है, इसमें की 2 भी आंसर आ रहे हैं। अब ये क्वेश्चन इंग्लिश का कि स्पीच मस्ट जो प्रीसेड है कि रीडिंग राइटिंग लिस्टिंग। अब इसमें देखो आंसर देखना, इसमें ना दो अलग आ रहे हैं LSRW का जो क्वेश्चन है इसमें। तो इसमें सबसे पहले है ना, हालांकि होना तो ये चाहिए कौन सा, रीडिंग और राइटिंग वाला, लेकिन कई इसके आंसर कौन बताने, जो लिस्टिंग और स्पीकिंग वाला, ठीक है। तो इसमें भी दो ऑप्शन मिल रहे हैं आपको, एक तो ए और एक सी। कोई कोचिंग वाले ये बता रहे हैं, कई कोचिंग वाले ये बता रहे हैं। अब एग्जाम जो आंसर की आएगी तब पता चलेगा कौन सा एग्जैक्ट भाई सही है, उस हिसाब से अपने आंसर की मान सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी सामाजिक परिस्थिति जो मानव जीवन को प्रभावित करती है। अब देखो कौन कौन से आंसर करके है, एक तो करके है धार्मिक स्थान को और एक है शासन व्यवस्था को प्रभावित करता है। तो ये दो जो ऑप्शन कह सकते हो आप, ठीक है, ये कर आए। कई कोचिंग वाले कहते हैं कि धार्मिक स्थान जो मानव परिस्थितियों को, जो मानव जीवन को प्रभावित करती है, और कई परिस्थिति कोई बताते हैं कि ये शासन व्यवस्था वाली परिस्थिति है जो मानव जीवन को प्रभावित करती है। अब देखते हैं बोर्ड क्या मानता है। जिसको हालांकि कोचिंग वाले तो अलग अलग राय अपनी बता रहे हैं, ये भी एक डाउटफुल क्वेश्चन आप मान सकते हो, ठीक है। अगले क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा ये कि एक परीक्षक बोर्ड में जो निबंधात्मक प्रश्नों की जांच हेतु जो अंकन की जो विधि कौन सी होती है, ठीक है। शॉर्टकट में मैं बता देता हूँ कि वो विधि कौन सी होती है। तो इसमें कई हालांकि इसमें अलग अलग उत्तर है। कई कोचिंग वाले प्रतिशत विधि, कई रेटिंग पर टिके में, कई ग्रेडिंग पर, कई बिंदु वाले, यानी अलग अलग कोचिंग वाले अलग अलग इसका आंसर बता रहे हैं। और अभ्यर्थी कई ऐसे हैं जो इसके अलग अलग आंसर पर भी दावा कर रहे हैं। तो अब तो ये सबसे बड़ा डाउटफुल क्वेश्चन आप मान सकते हो। तो इसका भी आप बोर्ड की आंसर तक इंतजार करना ही पड़ेगा कि इसका एग्जैक्ट उत्तर क्या होता है। तो सबसे बड़ा डाउटफुल क्वेश्चन यही है। आगे ये एक साइको का क्वेश्चन जिसमें बताया कि विद्यालय पाठ्यक्रम के जो विषयों के शिक्षण एवं अधिगम में खोज उपागम के उपयोग को लोकप्रिय बनाने का जो श्रेय है वो किसको जाता है। अब इसमें देखो जो ऑब्जेक्शन है ना वो कहाँ पर है, एक तो जेरोम ब्रुनर और आर्म स्ट्रॉन्ग पर लगे हैं। कहीं आर्म स्ट्रॉन्ग करके आए, कहीं जेरोम ब्रुनर करके आए। तो हालांकि इसमें अगर अधिगम के उपयोग को लोकप्रिय बनाने की बात करें तो जेरोम ब्रुनर का संभावना होती है। देखते हैं अब अधीनस्थ बोर्ड क्या करके आए, ठीक है। अब वो इसमें क्या करता है, तो आर्मस्ट्रॉन्ग और जेरोम ब्रुनर ये दो ऑप्शन को लेकर ऑब्जेक्शन चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर एक विवादित क्वेश्चन आप मान सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पुस्तकालय को डिजिटल रूप में रखना, तो इसमें जैसे ऑप्शन 2 अलग अलग आंसर निकल रहा है। कई कह रहे हैं नहीं डिजिटल बुक रिकॉर्ड हो इसका आंसर होगा, तो कई कह रहे हैं कि डिजिटल पुस्तकालय इसका आंसर होगा। अब देखते हैं बोर्ड क्या मानता है। हालांकि इसमें होना तो चाहिए ये डिजिटल पुस्तकालय, लेकिन कई दावा कर रहे हैं कोचिंग वाले कि डिजिटल बुक रिकॉर्ड ही होगा। अब देखते हैं अधीनस्थ बोर्ड क्या मानता है। बाकी ये भी एक ऑब्जेक्शन और डाउटफुल क्वेश्चन आप मान सकते हो। इसके अलावा एक क्वेश्चन ये है, अगर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय में कुल 130 विद्यार्थी नामांकित हैं तब सरकार द्वारा उस विद्यालय में कितने अध्यापकों को स्वीकृत पद होंगे। तो इसमें देखो आप ए बी दोनों में मतलब आंसर में आप बोल सकते हो डाउटफुल क्वेश्चन है, ठीक है। 4 5 अब इसमें हालांकि होना तो चाहिए समथिंग 7, ठीक है, 7 टीचर के होना चाहिए। तो अब देखते हैं बोर्ड क्या मानता है। 4 भी गलत लग रहा है, 5 भी गलत लग रहा है और 7 ऑप्शन में है नहीं। इस हिसाब से ये क्वेश्चन या तो डिलीट हो सकता है और या आपके ये क्वेश्चन इस पर एक बोनस मिलेगा। तो कम से कम 3 क्वेश्चन तो आपके ये हो गए। एक तो ये 20 समथिंग विवादित क्वेश्चन थे। अब इसमें हम बात कर लेते हैं कट ऑफ। तो देखो फिलहाल कई अभ्यर्थियों ने अपने नंबर है ना अपने अपने हिसाब से कोचिंगों के हिसाब से जो क्वेश्चन मान के आंसर मान के बता रहे हैं 110 115 120 125 काट पीट के 110 सही हो रहा है 115 सही हो रहा है 100 सही हो रहा है नंबर हो रहा है कई मतलब अलग अलग राय आ रही है, ठीक है। तो हालांकि वो अपन एकदम एग्जैक्ट नहीं मान सकते, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर देखें ना तो जब ऑफिशियल आंसर की आएगी ना उसके बाद ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि हाँ एग्जैक्ट उत्तर, क्योंकि शिक्षण विधियों के कैसे ऐसे अनेक क्वेश्चन है जिसमें अपन कह ही नहीं सकते हैं कि ऑब्जेक्शन है जो ऑप्शन ए सही होगा, बी सही होगा या सी सही होगा, ठीक है। तो वो तो जो अधीनस्थ बोर्ड की आंसर की आएगी तभी पता चलेगा कि इसका एग्जैक्ट उत्तर है क्या। तो हालांकि अब देख सकते हैं
बाकी भर्तियों में इसकी जो अधीनस्थ बोर्ड की ज़्यादातर जो कट ऑफ रहती है वो 65%, 70% समथिंग रहती है, ठीक है, सीटों के हिसाब से और देखे कंपटीशन के हिसाब से। लेकिन अपने सीटें और कैंडिडेट मार्किंग को सबको देखते तो समथिंग आप मान सकते हो 60 या 62%, इससे आप ये कट ऑफ का अनुमान लगा सकते हो, इससे ज़्यादा तो नहीं जाएगी, ये अपन उम्मीद कह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी भी 20 विवादित क्वेश्चन है, जब इनका 20 विवादित क्वेश्चन का सोल्यूशन होगा ना अधीनस्थ बोर्ड के माध्यम से, तब अपन लगा सकते हैं कि अपने एग्जैक्ट उत्तर ही है, तब ऑफिस अपन कुछ अंदाजा कट ऑफ का लगा सकते हैं। बाकी हालांकि अभी अपन यही कह सकते हैं कि सीटों के हिसाब से देखें ना तो 60 से पेपर का लेवल देखें उस हिसाब से 60 जैसे कह सकते हो 60 या 61-62 के समथिंग या अंदर भी आ सकती है, 58-59 तक भी जा सकती है, इसका कोई उचित नहीं। लेकिन 65 से ज़्यादा तो 100% जाएगी नहीं, मुझे तो लगता है 60-62 के समथिंग रहने वाली है। अब देख सकते हैं ऑफिशियल आंसर की कब तक आएगी, ये चीज़ आप बता दो। तो ऑफिशियल आंसर की बात करें तो देखो कम से कम दैनिक भास्कर की न्यूज़ थी, कम से कम 8-9 दिन के पहले की थी कि 15 या 20 दिन के अंदर इसके ऑफिशियल आने की आंसर के आने की संभावना है। तो आप मान के चलो अभी देखो 7-8 दिन से पहले, तो 8 दिन तो ये हो गए, 8 दिन और मान के चलो तो 10 दिन मान लो आप, है ना, 10 दिन मान लो, तो 10 से 11 यानी 19-20 यानी 20 तारीख के आसपास, आपके 20 मार्च के आसपास इसकी जो ऑफिशियल आंसर की वो आने की संभावना है, एक नंबर चीज़। तो फिर रिजल्ट की लेकर, तो रिजल्ट अप्रैल के अंत में बताया गया है, वो भी एक भास्करी न्यूज़ दिखा देता हूँ आपको मैं, या भास्करी न्यूज़ दे सकते, अप्रैल के अंत में परिणाम, यानी जो है वो आपके कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जो रिट का है, मेंस का 3rd ग्रेड का, वो अप्रैल के अंत तक परिणाम निकालने की संभावना है। तो ये परिणाम तो अप्रैल के अंत तक, और ऑफिशियल आंसर की वो आपके 20 मार्च तक संभावना है, आसपास निकालने की संभावना है। तो साथियों आप जो डाउटफुल क्वेश्चन मैंने बताए थे, अगर आपके पास पुख्ता सबूत है तो आप जो हिंदी ग्रंथ अकादमी है वहाँ की किताबों से वगैरह सोर्स से उठाकर आप स्रोत जो आप अपने पास इकट्ठा कर सकते हो, और अपने हिसाब से क्या क्या आंसर होंगे क्वेश्चन के जो भी आप है अपने हिसाब से जो कमेंट में कीजिए, ताकि सबको पता चले कि इस हिसाब से ये आंसर होना चाहिए। और टेलीग्राम के माध्यम से जुड़िए, सारी सूचना आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। धन्यवाद।